हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल TG2 अड्डा में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए उन बच्चों के लिए क्वेश्चंस लेके आया हूं जो ITI की तैयारी कर रहे हैं, मतलब ITI सेकेंड ईयर में हैं और जिनके CBT एग्ज़ाम जुलाई में होने हैं, जुलाई या अगस्त। उनके लिए मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन निम्मी के DG जनरेटर के MCQs लेके आया हूँ, क्योंकि इसमें से आपके लगभग 70% क्वेश्चन फंसेंगे। अगर आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से देख लेते हैं और पढ़ के जाते हैं तो निश्चित तौर पे आप 90% मार्क्स गेन कर लेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये आपको एक फिगर दे दिया गया है। कह रहा है DC जनरेटर में X के रूप में, ये जो आपको ये X के रूप में जो दिया है, कह रहा है चिन्हित भाग का नाम बताइए, ठीक है। ये कम्यूटेटर कोर है, आपका ब्रश है, कम्यूटेटर रेज़र है, कम्यूटेटर खंड है। तो बच्चों इसमें ये जो आपका देख रहा है ये आपका क्या है, कम्यूटेटर रेज़र है, ठीक है। और क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि कम्यूटेटर आपका किसका बना होता है, ठीक है। कम्यूटेटर आपका किसका बना होता है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो कम्यूटेटर जो होता है आपका, देखिए कम्यूटेटर जो होता है आपका, ये तो आपका क्या हो गया, कम्यूटेटर रेज़र है, ठीक है। इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, कम्यूटेटर रेज़र, ठीक। अब देखिए कम्यूटेटर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स समझ लेते हैं, क्योंकि आपके जो निम्मी CBT एग्ज़ाम का लेवल है थोड़ा चेंज हुआ है, उसमें कुछ क्वेश्चन आपके नए भी आ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए कम्यूटेटर देख लेते हैं क्या होता है। कम्यूटेटर किसका बना होता है, हार्ड ड्रॉ कॉपर का बना होता है, हाई ड्रॉन कॉपर, जिसको इंग्लिश बोलते हैं कठोर कर्षित तांबा, कठोर कर्षित तांबा, ठीक। चूँकि आप जनरेटर के MCQs पढ़ रहे हैं तो इसका काम क्या होता है, ये क्या करेगा आपका जनरेटर के केस में, ठीक है। DC जनरेटर के केस में क्या करेगा, AC को DC में क्या करता है, बदलता है, AC को DC में बदलता है, और इसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल रेक्टिफायर, मैकेनिकल रेक्टिफायर, ठीक। अब देखिए बच्चों, निम्मी के क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन इससे रिलेटेड कौन से क्वेश्चन और बन सकते हैं ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए कम्यूटेटर से कनेक्टेड होता है आपका ब्रश, क्या होता है, ब्रश। ये क्या करता है, धारा को बाहरी सर्किट में देता है, बाहरी सर्किट में देता है, ठीक। और बना किसका होता है आपका, ये आपका कार्बन या ग्रेफाइट। कार्बन के लिए हम लोग वोल्टेज ड्रॉप कितना लेते हैं, 1 वोल्ट, और इसके लिए लेते हैं 0.5 वोल्ट, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये किसी बुक में नहीं दिया होगा, ठीक। कभी कभी जो आपके ब्रश होते हैं वो आपके कॉपर के बनते हैं,
जहाँ पे हमको करंट की वैल्यू ज़्यादा चाहिए वहाँ पे हम लोग कॉपर का प्रयोग करते हैं। तो ये आपके क्या हो गए, कम्यूटेटर से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, वो बता दिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि जनरेटर का नाम क्या है। ये आपको एक फिगर दे दिया गया है, ठीक है बच्चों, ये आपको एक फिगर दे दिया गया है और पूछ रहा है कि इस जनरेटर का नाम क्या है। तो ये तो क्या है, ये ठीक डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर है, डिफरेंशियल लघु शंट कंपाउंड जनरेटर है, संचयी लंबी शंट कंपाउंड जनरेटर है और संचयी लघु शंट कंपाउंड जनरेटर है। तो देखिए आर्मेचर के साथ यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग को सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, अब देखिए यहाँ पे करंट का डायरेक्शन क्या है, एक ये जा रहा है डायरेक्शन, एक ये जा रहा है, ठीक है। करंट का जो डायरेक्शन देख सकते हैं आप यहाँ पे क्या अलग अलग है, तो क्या हो गया, डिफरेंशियल हो गया। अब यहाँ पे क्या है, आर्मेचर के साथ आपकी फील्ड लगी है, तो ये क्या हो गया, लॉन्ग हो गया, ठीक। और इसके साथ ये फील्ड वाइंडिंग लगी है शंट में, तो शंट हो गया। तो पहला ऑप्शन क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर है ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। कॉक स्क्रू का नियम यूज़ करेंगे, दाहिने हाथ की हथेली का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम यूज़ करेंगे, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम यूज़ करेंगे। तो देखिए जब जनरेटर की बात आती है तो हम लोग क्या करेंगे, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम क्या प्रयोग होता है आपका, जनरेटर में यूज़ होता है। और जहाँ पे अगर आपकी बात आ जाएगी मोटर की, तो वहाँ पे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम प्रयोग करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी जनरेटर में ईएमएफ की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया है, देखिए E = phi ZN/60। दूसरा ऑप्शन दिया phi ZNP/60A। और तीसरा ऑप्शन भी सेम दे दिया है इन्होंने, ठीक है। और चौथा ऑप्शन क्या दिया, ZN/65 × P/A। चलिए हम लोग पहले आंसर तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, चाहे आप बी लगाइए चाहे आप सी लगाइए, दोनों एक ही है, तो हम क्या लगाते हैं, बी लगा देते हैं। अब चलिए ईएमएफ जो आपका उत्पन्न होता है उसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए देखो ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, E = phi ZPN/60A, ठीक। ये आपका ईएमएफ का फॉर्मूला होता है। अब इसमें क्या होगा, अगर अब देखिए E क्या है, इसमें कौन कौन से टर्म्स क्या है, ये जो आपका जो ईएमएफ होता है ये कहाँ होता है, आर्मेचर में उत्पन्न होता है। कहाँ पे उत्पन्न होता है बेटा, आर्मेचर में उत्पन्न होता है, ठीक। और ये कैसा होता है, हमेशा एसी होता है। क्या होता है, हमेशा एसी होता है, ठीक है, जिसको हम लोग कम्यूटेटर के माध्यम से, ठीक। अब देखो, अब यहाँ पे ई क्या है आपका, जनरेटर की बात होगी तो उसको ईजी बोलेंगे, ये आप क्या हो जाएगा, ईएमएफ हो जाएगा, ठीक। एफ क्या है आपका, फ्लक्स है, क्या है, फ्लक्स है। जेड क्या आपका, कंडक्टर है, नंबर ऑफ कंडक्टर। पी क्या है, पी आपके बेटा पोल्स है, क्या है, पोल्स है। एन क्या है, स्पीड ऑफ आर्मेचर, स्पीड ऑफ आर्मेचर, स्पीड ऑफ आर्मेचर, क्योंकि आर्मेचर ही आपका घूमेगा। ए क्या है, समांतर पथ है, क्या है बेटा, समांतर पथ है।
अब देखिए, अगर लैप बाइंडिंग होगी, अगर आपकी बाइंडिंग क्या होगी, लैप बाइंडिंग होगी, तो लैप बाइंडिंग में क्या होता है, ए बराबर पी होता है, समांतर पथ जो है पोल्स के बराबर होते हैं। तब ईएमएफ का इक्वेशन क्या होगा, ईजी इक्वल टू, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्या आ जाएगा, ए और पी कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा आपका 5Zn/60। ठीक है। और मान लीजिए अगर आप अब वेव बाइंडिंग की बात करें, तो वेव बाइंडिंग में क्या होगा, वेव बाइंडिंग में होगा ए बराबर 2, मतलब समांतर पथ आपके कितने होंगे, 2 होंगे। तो यह फॉर्मूला क्या हो जाएगा ईएमएफ का, ये हो जाएगा आपका 5Zpn/120, क्या हो जाएगा 120। ये आपका वेव बाइंडिंग होगा। चलिए एक बात और बताते हैं, जो आपका वेव बाइंडिंग में ईएमएफ होगा उसका रिलेशन होता है P/2 इंटू EP। ये आपका क्या, लैप बाइंडिंग में उत्पन्न ईएमएफ और आपका वेव बाइंडिंग में उत्पन्न ईएमएफ, इनका रिलेशन भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये पूछा नहीं गया, लेकिन अगर मान लीजिए पूछ लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है डीसी मोटर। तो चलिए हम लोग ईएमएफ निकाल ही लेते हैं ना, ठीक है। ये ऑप्शन आप याद रखिए, इसमें से जो मैचिंग हो वो बता देते हैं। चलिए कैसे निकालते हैं ईएमएफ। चलिए हम क्या लेते हैं, एक शंट मोटर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, शंट मोटर। तो ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी शंट वाइंडिंग हो गई, और ये आपका आर्मेचर हो गया। ठीक, तो मोटर बोल रहा है तो ये आपका टर्मिनल खुला रहेगा। यहाँ पे प्लस मान लेते हैं, यहाँ पे माइनस मान लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग सप्लाई दे देते हैं वी। ठीक, बैक ईएमएफ आप, ये आपका क्या हो जाएगा, बैक ईएमएफ हो जाएगा, क्योंकि आपका मोटर में क्या होता है ईएमएफ को हम लोग बैक ईएमएफ बोल देते हैं। तो यहाँ पे करंट आपकी आर्मेचर करंट आएगी। ठीक, ओके। चलिए इसमें हम लोग क्या लगा देते हैं, केवीएल। तो केवीएल हम क्या लगाते हैं, एंटी क्लॉक। ठीक, तो लगाइए, तो आपका यू करंट जा रही है। ठीक, तो वोल्टेज आप सबका, चलिए इधर से आते हैं, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का वी हो जाएगा। ठीक, प्लस आपका ईएमएफ किस में हो जाएगा, ये प्लस हो गया, ये आपका माइनस हो गया, तो प्लस का ईबी हो जाएगा। ठीक, और प्लस आर्मेचर ड्रॉप क्या हो जाएगा, आईए आरए हो जाएगा, इक्वल टू 0। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ईबी माइनस वी इक्वल टू माइनस का आईए आरए, तो आईए आरए इक्वल टू वी माइनस ईबी। ठीक, तो अब देखिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ईबी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी माइनस आईए आरए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ईएमएफ का इक्वेशन। तो देखिए कुछ दे रहा है, ईबी इक्वल टू, ये देखिए ईबी इक्वल टू वी बाई आई आर ए दे रहा है, ईबी इक्वल टू वी इंटू आई आर ए दे रहा है, ईबी इक्वल टू वी माइनस आई आर ए दे रहा है, और ईबी इक्वल टू वी प्लस आई आर ए। तो आपने क्या निकाला, वी ईबी इक्वल टू वी माइनस आई आर ए। तो आपका इसमें आंसर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। और ये आपका जो है, ये आपका जनरेटर में होता है, ये आपका मोटर का हो जाएगा, ये आपका जनरेटर का हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। ध्रुव की नोक है, पोल कोर है, ये आपका क्या है, ध्रुव कुंडली पोल शू। तो बच्चों ये आपका क्या है, पोल शू। ठीक, पोल शू क्या होता है, कॉस्ट आयरन का बना होता है। किसका बना होता है, कॉस्ट आयरन का बना होता है।
और इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि एयर गैप में फ्लक्स को समान रूप से वितरित करना इसका काम होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। यहाँ पे देखिए ये फील्ड कॉइल्ड है और इसको यहाँ पे हमने डीसी सोर्स से एक्साइटेशन कर रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे क्या है, ये फील्ड वाइंडिंग है, ठीक, और इसको हम लोग डीसी सोर्स के द्वारा एक्साइटेशन कर रहे हैं और ये आपका आर्मेचर। अब पूछा ये जनरेटर कौन सा है, तो आप देख के ही बता सकते हैं ये कौन सा जनरेटर है। यहाँ पे फील्ड को एक्साइटेशन कर रहे हैं हम लोग डीसी सोर्स के द्वारा, तो ये कौन सा है? सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर है। कौन सा है ये? सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। ठीक है, देखिए इसमें अलग ऑप्शन जो दिया था अभी बताया, सेपरेटली एक्साइटेड, इसको बोलते हैं हिंदी में अलग से उत्तेजित जनरेटर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? ऊष्मा, रासायनिक, गतिशील, यांत्रिक। तो जो आपका जनरेटर होता है ये क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जनरेटर काम क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। और जो आपका मोटर काम क्या है? उसका काम है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आपको फिगर दे दिया गया, ठीक है। अब आपसे पूछा ये कौन सा जनरेटर है? लघु शंट यौगिक जनरेटर, ठीक, विभेदक यौगिक जनरेटर, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, संचयी यौगिक। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें आपके दो फ्लक्स जो है समान डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका क्या है? कॉम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर है। तो इसमें आंसर क्या होगा? कॉम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है? कॉक-स्क्रू का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। तो देखिए डीसी जनरेटर जो होता है, चाहे आपका डीसी जनरेटर हो चाहे आपका डीसी मोटर हो, सब में क्या होता है? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम लगता है। तो इसमें आंसर क्या होगा? फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम। गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है? BLV साइन थीटा, BL साइन थीटा, BLV कॉस थीटा। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? BLV साइन थीटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है? कॉक-स्क्रू का नियम, दाहिने हाथ की हथेली का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। देखिए यहाँ पे जनरेटर हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा? फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम यूज होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी जनरेटर का भाग का क्या नाम है? ये भाग जो आपको दे दिया है, अब ये पूछा क्या होता है? ये स्टेटर है, ध्रुव कोर है, पोल शू है, योक या फ्रेम है। तो बच्चों ये आपका क्या है? ये आपका योक है। योक को हिंदी में बोलते हैं ढांचा। क्या बोलते हैं? ढांचा। किसका बना होता है? ये छोटी मशीनों के लिए कास्ट आयरन, बड़ी मशीनों के लिए कास्ट स्टील। ठीक, और ये क्या करेगा? फ्लक्स को लो रिलेक्टेंस का पाथ देता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 4 पोल, मतलब पोल आपके कितने हैं? 4। डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समांतर पथ होंगे, रास्ते होंगे? 4 होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे, 12 होंगे। देखिए कुछ बातें आपको जानना जरूरी है। अगर आपकी डुप्लेक्स की बात आती है, तो डुप्लेक्स वाइंडिंग में क्या होता है? A बराबर 2P होता है, मतलब समांतर पथ क्या होंगे? पोल के दुगने होंगे। समांतर पथ क्या होंगे? डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में समांतर पथ आपके 2 होंगे। तो A पोल कितने दे दिए उन्होंने? 4 दिए हैं, तो 4 दूनी 8, तो समांतर पथ कितने हो जाएंगे आपके? 8 हो जाएंगे।
अगर आपके ट्रिप्लेक्स की बात होगी, ट्रिप्लेक्स में क्या होगा, A बराबर 3P हो जाएंगे। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 3 गुणे 4 12 समांतर पथ हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे डुप्लेक्स की बात कर रहा है तो पथ कितने होंगे बेटा आपके, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 8 पथ हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताइए। साइड एंड प्लेट्स, पोल शू लैमिनेशन। पोल शू तो आपका दिख ही नहीं रहा है, कम्यूटेटर खंड भी नहीं है, ये क्या आपका आर्मेचर कोर लैमिनेशन। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी जनरेटर में इंटरपोल्स कैसे जुड़े होते हैं। देखिए इंटरपोल्स का हम लोग प्रयोग क्यों करते हैं ये भी आपको जानना पहले ज़रूरी है, और जुड़ने उड़ने की बात तो बाद में होगी। ठीक है, अगर आपको ये कारण पता है कि क्यों यूज़ करते हैं तो जुड़ना उड़ना सब आप आराम से सीख जाएंगे। देखिए इंटरपोल्स का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटरपोल्स का प्रयोग करते हैं। अब इसको जोड़ते कहते हैं, तो इसको हम लोग आर्मेचर के साथ सीरीज़ में जोड़ते हैं। किसमें, आर्मेचर के साथ सीरीज़ में जोड़ते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ये जो आपका आर्मेचर का मैग्नेटिक फील्ड बनता है इसको ये न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, इसको क्या करता है, ये न्यूट्रलाइज कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, आर्मेचर रिएक्शन क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक, तो इसमें आंसर क्या होगा, आर्मेचर के साथ श्रृंखला में जोड़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्या है। ठीक, वोल्टेज निर्माण करे, फील्ड करंट कम करे, आर्मेचर करंट कम करे, नियत आउटपुट वोल्टेज बना रखे। तो बच्चों क्या है कि ये क्या करता है, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म होता है, ये क्या करता है, वोल्टेज का निर्माण करता है। ठीक है, ठीक इसी कारण जो होता है आपके जो जनरेटर होते हैं उनको हम लोग सेल्फ एक्साइटेड बोलते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो डीसी मशीनों में वे कौन से दो बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोधों को मापते हैं। विपरीत ब्रश के बीच प्रतिरोध, ब्रश और कम्यूटेटर राइजर के बीच प्रतिरोध, ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध, ब्रश और आर्मेचर कंडक्टर के बीच प्रतिरोध। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध। अब देखिए यहाँ पे एक फिगर दे दिया गया है, यहाँ देखिए क्वेश्चन देखिए, एक फिगर दे दिया गया है और आपसे पूछ रहा है कि ये जो x है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। पूर्ण लोड वोल्टेज ड्रॉप, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप, शंट फील्ड वोल्टेज ड्रॉप। तो ये जो आपका x है ये रिप्रेजेंट करेगा आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। तो बच्चों आज के लिए मैंने आपको 19 MCQs बताए हैं डीसी जनरेटर के। बाकी के MCQs मैं आपको कल लेक्चर में बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे आपकी CBT एग्ज़ाम जो होने वाला है उसकी तैयारी अच्छे से हो सके। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल TG2 अड्डा में स्वागत है। आज हम लोग डीसी जनरेटर के MCQs डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर सभी बच्चों के लिए है जो आपके UPPCL, UP आर्मिनल, बिहार TG2 और जो आपके ITI के बच्चे हैं इलेक्ट्रीशियन के सेकेंड ईयर में हैं जो CBT एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। क्योंकि मोस्टली CBT एग्ज़ाम में देखा गया है कि आपके डीसी जनरेटर, मोटर, मशीन से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आपका तैयारी अच्छे से हो सके। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, कह रहा है ये आपको एक आकृति दे दी गई है, ठीक है, और ये पूछ रहा है कि डीसी जनरेटर का कौन सा भाग है। स्टेटर है, योक है, पोल कोर है, पोल शू है। तो देखिए पोल शू क्या होता है। पोल शू का काम क्या होता है, फ्लक्स को
फ्लक्स को एयर गैप में समान रूप से वितरित करना, समान रूप से वितरित करना। ठीक है, ठीक, अच्छा, समान रूप से वितरित करना। स्टेटर, ठीक। तो ये बच्चों इसमें आंसर क्या है, ये आपका योग है। क्या है आपका योग है। पोल शू नहीं है, ना पोल कोर है, ना स्टेटर। ये आपका क्या है, ये आपका योग है। योग को हम लोग फ्रेम बोलते हैं या हिंदी में ढांचा भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे पोल शू दिया था तो पोल शू के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने बता दिया आपको। अब देखिए योग क्या होता है, किसका बना होता है। देखिए योग जो होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, योग जो होता है आपका कास्ट आयरन। किसका, कास्ट आयरन। किसका, छोटी मशीनों के लिए। छोटी जो मशीनें होती हैं उनमें हम लोग जो योग होता है उसको हम लोग कास्ट आयरन से बनाते हैं। और बड़ी मशीनों के लिए कास्ट स्टील, कास्ट स्टील बड़ी मशीन। अब योग का काम क्या होता है बच्चों, कार्य। पहला क्या करेगा, फ्लक्स को लो रिलेक्टेंस का पा देता है, लो रिलेक्टेंस का रास्ता देता है। ठीक, और क्या काम है इसका, अन्य भागों को धारण करता है, अन्य भागों को धारण करता है, अन्य भागों को धारण करता है। अन्य भागों को धारण करता है। ठीक, अगला पॉइंट क्या करता है, ये आपका प्रतिघातों को, जो आपके क्या होगा, धूल मिट्टी या प्रतिघातों से बचाता है, प्रतिघातों से बचाता है, प्रतिघातों से बचाता है। ठीक, तो ये काम हो गया आपका योग का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 पोल डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग में समांतर पथ होंगे। देखिए अगर आपका सिंप्लेक्स बाइंडिंग होगी, सिंप्लेक्स बाइंडिंग, तो A बराबर P होगा। क्या होगा, A बराबर P। ठीक, अगर डुप्लेक्स होगा तो A बराबर 2P होगा। अगर ट्रिप्लेक्स होगा तो यहाँ पे A बराबर 3P होगा। ठीक, अब यहाँ से बोल रहा है कि डुप्लेक्स बाइंडिंग है। ठीक, और पोल कितने दे दिए, 4 दे दिए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे A बराबर समांतर पथ होते हैं, A को बोलते हैं समांतर पथ, और P आपका पोल्स है। तो यहाँ रख दीजिए पहले 2 × 4, तो कितने हो गए आपके 8। समांतर पथ कितने हो जाएंगे आपके, 8 हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखती है। देखिए डीसी जनरेटर का भाग नाम बताइए। आपको एक फिगर दे दिया गया है और आपसे पूछ रहा है कि ये क्या है। साइड एंड प्लेट है, पोल शू लेमिनेशन है, कम्यूटेटर सेगमेंट है, आर्मेचर कोर लेमिनेशन है। तो बच्चों ये क्या है आपका, आर्मेचर कोर लेमिनेशन है। ठीक, आर्मेचर कोर लेमिनेशन है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि डीसी जनरेटर में इंटरपोल्स कैसे जुड़े होते हैं। ठीक, आर्मेचर के साथ सीरीज में, आर्मेचर के साथ समांतर में, शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में, शंट फील्ड के साथ समांतर में। तो बच्चों ये जो होता है ये आर्मेचर के साथ सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, आर्मेचर के साथ सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। ठीक, इंटरपोल्स का काम क्या होता है, आर्मेचर रिएक्शन को कम करता है। क्या करता है, आर्मेचर रिएक्शन को कम करता है।
ठीक, ओके। कह रहा है एक स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता होती है वोल्टेज निर्माण करने में, फील्ड करंट कम करने में, आर्मेचर करंट कम करने में, नियत आउटपुट वोल्टेज बनाना। देखिए क्या होता है कि जो आपके क्या होते हैं, जो आपके जनरेटर होते हैं डीसी जनरेटर, ठीक, वो क्या होते हैं, सेल्फ एक्साइटेड होते हैं। क्या होते हैं, सेल्फ एक्साइटेड होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, सेल्फ एक्साइटेड होते हैं और इनके अंदर रेजिडुअल मैग्नेटिज्म का गुण पाया जाता है। किसका, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म का गुण पाया जाता है, ठीक है। किसका गुण पाया जाता है बच्चों, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म का गुण पाया जाता है, ठीक है। रेजिडुअल मैग्नेटिज्म का गुण पाया जाता है और ये क्या करते हैं, इनकी फील्ड को हम लोग थोड़ा सा भी एक्साइटेशन करते हैं तो ये क्या होते हैं, ये स्टार्ट हो जाते हैं। तो क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, वोल्टेज का निर्माण करने में, ठीक। और ये कितने प्रकार के होते हैं, देखिए डीसी जनरेटर, देखिए एक होता है आपका सेपरेटली एक्साइटेड, और दूसरा होता है सेल्फ एक्साइटेड। तो सेल्फ एक्साइटेड जो होते हैं बच्चों, उसमें आपका रेजिडुअल मैग्नेटिज्म का गुण पाया जाता है, ठीक है। अवशिष्ट चुंबकत्व हिंदी बोलते हैं, ठीक। और ये कितने प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं, सीरीज, शंट, कंपाउंड। इनके अंदर क्या होता है, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म का गुण पाया जाता है। लेकिन जो आपका सेपरेटली एक्साइटेड है, ये इसमें क्या होता है, इसमें फील्ड को हम लोग किसी डीसी सोर्स के द्वारा एक्साइट करते हैं, ठीक। इसका प्रयोग ना के बराबर है, इसका प्रयोग क्या है, ना के बराबर है आज के समय में, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मशीन में वे कौन से 2 बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोधों को मापते हैं, विपरीत ब्रश के बीच प्रतिरोध, ब्रश और कम्यूटेराइजर के बीच प्रतिरोध, ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध, ब्रश और आर्मेचर कंडक्टर के बीच प्रतिरोध। तो बच्चों आंसर क्या होगा, ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध, ठीक। देखिए आपका जो कम्यूटेटर होता है, कम्यूटेटर ये किसका बना होता है, हार्ड ड्रॉ कॉपर का। किसका, हार्ड ड्रॉ कॉपर का, कॉपर का बना होता है। और जनरेटर में क्या काम करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। और जो ब्रश होता है वो आपका कार्बन या ग्रेफाइट का बना होता है, कार्बन और ग्रेफाइट, ठीक। ये क्या करता है, कम्यूटेटर से धारा कलेक्ट करता है और बाहरी सर्किट को धारा पहुंचाता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वोल्टेज ड्रॉप को एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है, ये आपका देखें, ये पूछा कौन सा वोल्टेज ड्रॉप है। थोड़ा फिगर हमने बड़ा कर दिया है, जूम कर दिया, देखिए ये आपको एक ड्रॉप दे दिया गया है और पूछा ये कौन सा ड्रॉप है, ठीक है। क्या है, पूर्ण लोड वोल्टेज ड्रॉप, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप, आर्मेचर रिएक्शन वोल्टेज, शंट फील्ड। तो बच्चों ये जो है आपका, ये क्या कहलाता है, आपका आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप क्या कहलाता है, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि शंट फील्ड को आर्मेचर के समांतर जोड़ा जाता है तो यौगिक जनरेटर का नाम। देखिए शंट क्या हो गया, देखिए इस फिगर में बना देता हूँ, फिगर बना के आपको समझाता हूँ, ठीक है।
देखिए यहाँ पे कह रहा है शंट फील्ड को आर्मेचर के साथ समांतर जोड़ा था तो यौगिक जनरेटर का नाम। ठीक, अब देखिए इन्होंने थोड़ा ऑप्शन गलत दिए हैं, मैं दोनों को फिगर बना के समझा देता हूँ आपको। ये आपका क्या है, इस शंट वाइंडिंग है और इसके साथ हमने समांतर में आर्मेचर को कनेक्ट कर दिया गया। ठीक, अब यहाँ पे एक फील्ड वाइंडिंग और लगा दी। ठीक है, और ये लोड। तो बच्चों ये जो जनरेटर होगा ये क्या कहलाएगा, आपका लघु शंट यौगिक जनरेटर। ठीक, तो ये आपका क्या है, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर है। और इसमें आंसर इनके अकॉर्डिंग क्या होगा, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, लेकिन इन्होंने जिस हिसाब से पूछा है तो यहाँ पे होना चाहिए शंट जनरेटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए एक दूसरा होता है लॉन्ग शंट। लॉन्ग शंट में क्या होगा, ये आपकी फील्ड वाइंडिंग हो गई और यहाँ पे एक फील्ड वाइंडिंग लगा दी इसी के साथ आर्मेचर के साथ। देख रहे हैं, ये आपका क्या होगा, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर होगा। क्या हो गया, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्यों ए डीसी जनरेटर में आर्मेचर कोर पतलित होती है, मतलब लैमिनेट क्यों करते हैं। तो लैमिनेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्यों करते हैं, एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए। इसमें आंसर क्या होगा आपका, एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए। देखिए इसमें ऑप्शन दिया है तो इसमें आंसर क्या होगा, बवड़ धारा हानि को कम करने के लिए। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है KE B max स्क्वायर F स्क्वायर T स्क्वायर V। ठीक, और जो आपका हिस्टोलिसिस लॉसेस होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, KH B max स्क्वायर B max की पावर 1.6 FV। ठीक, और जो आपकी क्या होती है तामानियाँ होती है इनको बोलते हैं I स्क्वायर R। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों है। ठीक, जैसे आप ये आपका देख रहे हैं, ये आपका आर्मेचर है, ये आपका आर्मेचर है, इसका जो रेजिस्टेंस आ रहे है वो लो क्यों होता है, ये होता है लगभग 1 ओम के आसपास होता है। ठीक, अब एक हम ये पूछ रहे हैं कि क्यों कम रखते हैं। ठीक, आर्मेचर धारा कम करें, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करें, कम वजन के साथ आर्मेचर चलाएं, आर्मेचर का तापमान कम। देखिए आपका यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा, IARA क्या होगा आपका, यहाँ पे क्या होगा, IARA वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस रेजिस्टेंस का मान क्या रखते हैं, कम रखते हैं। इसी तरह अगर आपसे पूछ ले शंट का और फील्ड का, तो जो उसको हम लोग रिप्रेजेंट, ये जो आपकी फील्ड वाइंडिंग होती है इसका रेजिस्टेंस लगभग क्या होता है, RSH बोल दीजिए, इसका लगभग होता है 100 ओम। ठीक, 100 ओम। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में क्यों चलाना चाहिए। ठीक, ब्रश को नुकसान से बचाने के लिए, अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करने के लिए, आर्मेचर में शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए, जनरेटर अतिभारित करने से बचें। तो जो बच्चों क्या होगा, क्लॉकवाइज इसलिए चलाते हैं कि अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करने के लिए। बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है। ठीक है, अधिक लोड कनेक्ट करें, कम्यूटेटर प्रभाव को कम करें, आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को बेअसर करें, और क्या होगा, जनरेटर की दक्षता बढ़ाएं। ठीक, बच्चों आंसर क्या होगा, आर्मेचर प्रक्रिया को बेअसर करने के लिए। ठीक, और क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं इसमें हमने आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए हमने इंटरपोल्स का प्रयोग करते हैं, और एक होती है आपकी कंपनसेटिंग बाइंडिंग, उसका भी प्रयोग हम लोग क्या करते हैं आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी जनरेटर के वोल्टेज निर्माण करने में विफल होने का कारण क्या है। ढीले ब्रश, आर्मेचर प्रतिरोध अधिक है, फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर है, प्राइम मूवर रेटेड गति से ऊपर चल रहा है। तो बच्चों से आंसर क्या होगा, जो आपका फील्ड रेजिस्टेंस है वो क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर है।
जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समांतर जुड़ा है। अब देखिए यहाँ पे पूछ लिया इन्होंने, ये आपका फील्ड वाइंडिंग हो गई। अब इसके साथ जो है आपका आर्मेचर को जोड़ दिया पैरेलल में। अब पूछ रहा है कि ये कौन सा जनरेटर है, तो बच्चों ये आपका शंट जनरेटर। क्या है? शंट जनरेटर। इसमें जो RSH की वैल्यू होगी वो होगी लगभग 100 ओम। ठीक। और सीरीज़ की बात करें तो सीरीज़ में क्या होगा, आर्मेचर के साथ हम लोग फील्ड वाइंडिंग सीरीज़ में लगा देंगे। ठीक। तो ये ऐसे हो जाएगा। इसमें जो टर्न्स होते हैं वो क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। टर्न्स क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। और पतले तार यूज़ होते हैं। कितने? पतले तार। ठीक। और सीरीज़ क्या होता है, सीरीज़ में आप यहाँ पे एक वाइंडिंग लगा दी और किसके समांतर में, आर्मेचर के सीरीज़ में। ठीक। तो ये जो जनरेटर होता है ये आपका क्या कहलाता है, सीरीज़ जनरेटर कहलाता है। क्या कहलाता है? सीरीज़ जनरेटर। ये आपका RSE हो गया, ये आपका RE हो गया, ये आपका MF हो गया। ठीक। ओके। तो ये आपका क्या कहलाएगा, सीरीज़ कहलाएगा। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, आपका कंपाउंड कहलाएगा। ठीक। चलिए जनरेटर की बात करते हैं। तो आपका जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है शंट का अच्छा होता है। वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, गुड होता है। गुड क्या, बेस्ट होता है। ठीक। और इसका क्या होता है, पुअरेस्ट होता है। ठीक। दर्द दिल, दर्द दिल, लंबी दूरी वितरण लाइन नो के लिए किस प्रकार के DC जनरेटर का उपयोग किया जाता है। ठीक। देखिए जो आपका ये दिया है ना, तो DC ट्रांसमिशन लाइन जो होती है, DC ट्रांसमिशन लाइन, DC ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग क्या करते हैं, किस प्रकार के, ठीक। तो वहाँ पे हम लोग क्या है, DC सीरीज जनरेटर का प्रयोग करते हैं। DC सीरीज जनरेटर का, किसका प्रयोग करते हैं, DC सीरीज जनरेटर का। ये क्या करता है, एज अ बूस्टर यूज़ होता है। एज अ बूस्टर, इसको हम लोग एज अ बूस्टर यूज़ करते हैं। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका, सीरीज जनरेटर। ठीक। इसमें ऑप्शन गलत दिया है। ठीक है। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। DC जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। ब्रश को बराबर बार बार बदलना। ठीक। समय समय पर मशीन को गर्म करना। नियमित रूप से कम्यूटेटर सेगमेंट की सफाई करना। रखरखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा देना। तो बच्चों देखिए बेहतर, इसमें आंसर क्या दिया आपका, ये दिया है। तो ये होगा। अब जो क्वेश्चन ये भी पूछ जाता है कि जो कम्यूटेटर सेगमेंट होते हैं उनकी सफाई किससे करते हैं। तो बच्चों इससे हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड से साफ करते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। तो कम्यूटेटर सेगमेंट को साफ करने के लिए हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग करते हैं। अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में किस प्रकार का DC जनरेटर काम करता है। शंट जनरेटर, श्रेणी जनरेटर, यौगिक। ये जो आपके तीनों जनरेटर हैं ये आपके सेल्फ जनरेटर हैं, सेल्फ एक्साइटेड। ठीक। लेकिन जो आपका ये अलग से उत्तेजित, इसको बोलते हैं सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। इसमें क्या करता है, हम लोग फील्ड का एक्साइटेशन जो है एक DC सोर्स के द्वारा अलग से करते हैं। तो इसमें आंसर क्या होगा, ये होगा। ठीक। आर्क वेल्डिंग में किस प्रकार के जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। देखिए शंट जनरेटर का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, बैटरी चार्जिंग में करते हैं। बैटरी चार्जिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक। सीरीज का एज अ बूस्टर हम लोग यूज़ करते हैं।
और जो ये आपका इसमें आंसर क्या होगा, आर्क वेल्डिंग में हम लोग क्या करते हैं, इसमें होती है आपकी लैप बाइंडिंग। क्या होती है, लैप बाइंडिंग, ठीक। और इसमें कौन सा जनरेटर यूज़ करते हैं हम लोग, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग की विशेषता क्या है। देखिए दो वाइंडिंग होती है आपकी, लैप होती है और एक होती है आपकी वेव। लैप वाइंडिंग में क्या होता है, मोर वोल्टेज होता है, वोल्टेज ज़्यादा होता है, लेस करंट होती है, ठीक। और वेव में क्या होता है, सॉरी इसमें क्या होता है, मोर, गलत बता दिया। लैप बाइंडिंग में क्या होता है आपका, मोर करंट होती है और लेस वोल्टेज होता है। और लैप बाइंडिंग में A बराबर P होता है, ठीक। अब वेव की बात करें, और लैप बाइंडिंग हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, मोटरों में, ठीक। और वेव बाइंडिंग में क्या होता है, मोर वोल्टेज होता है, लेस करंट होती है। और इसमें जो समांतर पथ होते हैं आपके दो होते हैं, और इसमें जनरेटर में प्रयोग करते हैं, ठीक। डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य क्या है। चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। नियत वोल्टेज बनाए रखना, शून्य स्थैतिक रूप से प्रेरित ईएमएफ, स्थैतिक रूप से प्रेरित ईएमएफ बढ़ाना, धारा की दिशा आसानी से पलटना। तो बच्चों कम्यूटेशन में क्या होता है, ये आपका कम्यूटेशन प्रोसेस हो रहा है, इसमें क्या होता है, धारा की दिशा को बदलने के लिए हम लोग करते हैं, ठीक। डीसी जनरेटर में ठोस पोल्सू का उपयोग क्यों किया जाता है, ठीक। तांबे के नुकसान को कम करने के लिए, अवशिष्ट चुंबकत्व को बढ़ाने के लिए, अवशिष्ट चुंबकत्व को कम करने के लिए, चुंबकीय पथ के रिलेक्टेंस को कम करने के लिए। तो बच्चों आंसर क्या होगा, चुंबकीय पथ के रिलेक्टेंस को कम करने के लिए, ठीक है। पोल्सू जो हम लोग क्या होते हैं, ठोस पोल्सू का प्रयोग करते हैं, ठीक। बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर योग बनाने के लिए किस धातु, तो देखिए कास्ट आयरन क्या होगा, छोटी मशीन, ठीक है। और जो आपकी रोल्ड स्टील कर दीजिए या कास्ट स्टील कर दीजिए, इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, रोल्ड स्टील या कास्ट स्टील, ठीक। और छोटी के लिए आपका कास्ट आयरन, ठीक। डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का कार्य क्या है, लगातार आउटपुट आपूर्ति, एक दिशा में आउटपुट बनाना, विपरीत दिशा में आउटपुट करता है, प्रत्यावर्ती कंडक्टर से आउटपुट एकत्र करता है। तो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा, ये सही है, क्या कर रहा है, एक दिशा में आउटपुट बनाना, ठीक। डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप में प्रेरित होता है, पल्सेटिंग होता है, दोलनीय होता है, प्रत्यावर्ती होता है, प्रत्यक्ष धारा वोल्ट। तो क्या होता है, देखिए जो आपका डीसी जनरेटर में ईएमएफ उत्पन्न होगा वो कहाँ होता है, पहले ये जान लीजिए, आपका आर्मेचर में होता है। कहाँ होता है, आपका आर्मेचर में, ठीक। ये क्या होता है, हमेशा एसी होता है, ठीक है। और एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम कम्यूटेटर करता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, एसी। एक्स के रूप में चिन्हित स्लॉट का उद्देश्य क्या है, ये आपको ये जो खांचे इसमें पूछे, इसका उद्देश्य क्या है एक्स का, ठीक। कुंजी तरीका ठीक करने के लिए, वायु परिसंचरण बनाने के लिए, स्नेहक उद्देश्य के लिए, ठीक है। और शाफ्ट से आसानी से हटाने के लिए। बच्चों आंसर क्या होगा, कुंजी तरीका ठीक करने के लिए। डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या है, ठीक। एयर गैप में फ्लक्स को बढ़ाने के लिए, मैग्नेटाइजिंग करंट को कम करने के लिए, कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए, ध्रुवों को चुंबित करना। तो बच्चों आंसर यही सही है, थर्ड, ठीक। बड़े डीसी जनरेटर मशीन के पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग करते हैं, सॉफ्ट आयरन, कास्ट स्टील, स्टेनलेस स्टील, ठीक। तो बच्चों आंसर क्या होगा, बड़ी मशीन की बात कर रहा है, ठीक। तो क्या होगा आपका कास्ट स्टील, ठीक। क्यों पोल कोर स्टाम्पिंग डीसी जनरेटर से पतलित होते हैं, ठीक। तो देखिए लैमिनेशन की जहाँ बात आए, पटलित की बात आए, वहाँ पे आप आँख मूंद के भंवर धारा पे लगा देंगे, ठीक।
इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का प्रयोग करेंगे? शंट जनरेटर का, सीरीज जनरेटर का, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का, कॉम्युलेटिव। तो बच्चों हमने बताया आपको ऊपर कि बैटरी चार्जिंग और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम लोग शंट जनरेटर यूज़ करेंगे। तो आंसर क्या होगा आपका? शंट जनरेटर। डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है? कठोर कम्यूटेशन कम करता है, नियत आउटपुट वोल्टेज बनाए रखने, विचुंबकीय प्रभाव को बेअसर करना, क्षेत्र चुंबकीय उत्तेजन धारा को घटाना। तो बच्चों आंसर यही थर्ड सही है, जो आपका विचुंबकीकरण प्रभाव होता है उसको कम करता है। ठीक, यदि शंट फील्ड प्रतिरोध क्रांति प्रतिरोध के मान से ऊपर है तो क्या प्रभाव पड़ता है? आउटपुट वोल्टेज पल्सेटिंग है, आउटपुट वोल्टेज समान से ऊपर जनरेटेड वोल्टेज बनाने में विफल रहता है, जनरेटेड समान रूप से वोल्टेज बनाता है। तो बच्चों आंसर क्या होगा? थर्ड आपका बिल्कुल सही है। डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रक्रिया का क्या प्रभाव है? ठीक, आउटपुट वोल्टेज बढ़ता है, आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है, आउटपुट वोल्टेज स्पंदित हो रहा है, आउटपुट वोल्टेज शून्य हो जाएगा। तो बच्चों क्या मैंने क्या बताया? आर्मेचर रिएक्शन से क्या होगा? आपका जो ईएमएफ होगा वो क्या होगा? कम होगा। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आउटपुट वोल्टेज आपका कम हो जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन है सिंप्लेक्स लैप बाइंडिंग, सिंप्लेक्स वेव वाउंड आर्मेचर के साथ 4 पोल डीसी जनरेटर में। तो पोल आपके कितने दिए हैं? चलो इसको सॉल्व कर देते हैं। पोल आपके कितने हैं? 4 दिए हैं। कंडक्टर Z कितने दिए हैं आपको? 1020। और स्पीड आपको कितनी दी है? 1500 RPM। तो आपको फ्लक्स कितना दिया है? 0.07 EMF निकालना है। तो देखिए Eg इक्वल टू क्या होता है? 5ZPN/60। अब 60, तो यहाँ पे क्या है? देखिए वेव बाइंडिंग है, तो क्या हो जाएगा आपका? 120 हो जाएगा। ठीक, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 5 की वैल्यू क्या है? 0.07। Z आपका कितना है? 1020। स्पीड पोल आपके कितने हैं? 4। स्पीड आपकी क्या है? 1500/120। एक से इसको काटा। ठीक, अब इसको काटिए। 4 एकम 4, 4 तिहाई 12। ठीक, फिर इसको काटिए। 3 पचे 15। ठीक, तो ये कितना हो गया? ये हो जाएगा आपका 5 सत्ते 35। ठीक, 5 सत्ते 35 ये हो जाएगा। अब इसको गुणा करिए आप 1020 से, तो इसमें क्या आएगा आंसर आपका? बच्चों इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा 0.35 और 1020। इसको सॉल्व गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 357 वोल्ट। ठीक है, तो ये 357 वोल्ट आपका बिल्कुल सही है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। फ्लेमिंग के राइट हैंड का रूल किसके लिए लागू होता है? सिंक्रोनस मोटर के लिए होगा, सीरीज मोटर के लिए, जनरेटर के लिए, इंडक्शन मोटर के लिए। तो देखिए फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल होता है वो आपका डीसी जनरेटर के लिए लागू होता है। ठीक, और जो लेफ्ट हैंड रूल होता है वो आपका डीसी मोटर के लिए लागू होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी जनरेटर का योग बना होता है कॉस्ट आयरन का, कॉस्ट स्टील का, सिलिकॉन स्टील का, कॉपर का। तो देखिए कॉस्ट आयरन से हम लोग क्या करेंगे? छोटी मशीनों का योग बनाएंगे। कॉस्ट स्टील से बड़ी मशीनों का योग बनाएंगे। सिलिकॉन स्टील से हम लोग आर्मेचर बनाएंगे। ठीक, कॉपर से हम लोग वाइंडिंग करेंगे। ठीक, डीसी जनरेटर का आर्मेचर बना होता है। देखिए पूछ ही लिया है, सिलिकॉन स्टील, कॉस्ट आयरन, कॉस्ट स्टील, कॉपर। तो आर्मेचर जो होता है आपका सिलिकॉन स्टील से बनता है, जिसमें आपका स्टील की वैल्यू कितनी होती है? 93% होती है, और सिलिकॉन की डीसी जनरेटर का कम्यूटेटर बना होता है हार्ड ड्रॉ कॉपर का, कॉस्ट आयरन का, कॉस्ट स्टील का, कॉपर का। तो देखिए कम्यूटेटर तो आपका हार्ड ड्रॉ कॉपर का बना होता है, कॉस्ट आयरन का आपका योग बना होता है,
कॉस्ट स्टील का भी योग बना होता है। कॉपर आप लोग क्या करते हैं, वाइंडिंग में यूज़ करते हैं। डीसी जनरेटर का ब्रश बना होता है कार्बन का, एल्युमिनियम का, कॉपर का, नन का। तो क्या होता है, कार्बन जो ब्रश होता है वो आपका कार्बन या ग्रेफाइट का बना होता है। कभी कभी केसेस में कॉपर का भी बनता है, ठीक है। जहाँ पे हमको करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा चाहिए होती है वहाँ पे हम लोग कॉपर का बनाते हैं ब्रश, ठीक है। डीसी जनरेटर को कहा जाता है, डीसी जनरेटर को कहा जाता है रोटेटिंग एम्पलीफायर कहते हैं, रेक्टिफायर कहते हैं, ट्रांसड्यूसर कहते हैं, कन्वर्टर कहते हैं। तो डीसी जनरेटर को हम लोग रोटेटिंग एम्पलीफायर भी कहते हैं, ठीक है। ठीक। कम्यूटेटर को कहा जाता है मैकेनिकल रेक्टिफायर, कन्वर्टर, रोटेटिंग एम्पलीफायर, ट्रांसड्यूसर। तो बच्चों कम्यूटेटर को हम लोग क्या कहते हैं, मैकेनिकल रेक्टिफायर कहते हैं। डीसी जनरेटर का पोल शू बना होता है, ठीक, सिलिकॉन स्टील का, कॉपर का, कास्ट आयरन का, नन का। तो पोल शू क्या होता है आपका, कास्ट आयरन का बना होता है। डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, फैराडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, किरचॉफ लॉ, ओम्स लॉ, नन। तो डीसी जनरेटर जो है आपका फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। योग का कार्य है, ठीक, योग का कार्य है, क्या कार्य है, फ्लक्स को लो रिलेक्टेंस का पाथ देना, ठीक है, फ्लक्स को हाई रिलेक्टेंस का पाथ देना, ठीक, फ्लक्स को लो इम्पीडेंस का पाथ देना, ठीक, और नन। तो बच्चों क्या होगा, योग किसका बना होता है, मैंने आपको बताया कास्ट आयरन का बना होता है, ठीक है। और इसका क्या काम है, फ्लक्स को लो रिलेक्टेंस का पाथ देता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कम्यूटेटर का कार्य है एसी को डीसी में बदलना, एसी को एसी में बदलना, डीसी को एसी में बदलना, डीसी को डीसी में बदलना। देखिए डीसी को डीसी में बदलता है आपका चॉपर, एसी को एसी में बदलता है आपका साइक्लो कन्वर्टर, एसी को डीसी में बदलता है आपका कम्यूटेटर। किसके केस में, मोटर के केस में, ठीक है। मोटर के केस में क्या करेगा, एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा, और एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है आपका जनरेटर के केस में, ठीक, और डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है आपका मोटर के केस में, ठीक। पोल शू का कार्य है फ्लक्स को समान रूप से वितरित करना, एसी को डीसी में बदलना, फ्लक्स को लो रिलेक्टेंस का पाथ देना, नन। तो बच्चों मैंने आपको कई बार बताया है कि ये क्या करता है, समान रूप से वितरित कर देता है फ्लक्स को आपका एयर गैप में। सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं सैथिल हानियों को कम करने के लिए, ताम हानियों को कम करने के लिए, भंवर धारा हानियों को कम करने के लिए, नन। तो देखिए सैथिल मतलब सिलिकॉन स्टील का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, सैथिल हानियों को कम करने के लिए करते हैं, ठीक है। और आपका जो भंवर धारा हानियाँ हैं इनको कम करने के लिए हम लोग लैमिनेशन करते हैं। सिलिकॉन पत्तियों की मोटाई होती है 0.35 mm, 0.60 mm, 0.70 mm, 0.10 mm। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, 0.35 mm। किसी मशीन में आर्मेचर का प्रयोग होता है सिंक्रोनस मोटर, डीसी मशीन में, अल्टरनेटर में, रोटर। तो देखिए सिंक्रोनस मोटर में और अल्टरनेटर में आपका रोटर यूज़ होता है, आर्मेचर को हम लोग क्या कहते हैं, रोटर कहते हैं, और डीसी मशीन में आपको आर्मेचर मिलेगा, ठीक। डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ का फॉर्मूला है Eg = 5ZPN/60, Eg = 5ZPN/60 है, Eg = ZPN/60 A phi नन। तो बच्चों आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। लैप वाइंडिंग ईएमएफ और वेव वाइंडिंग ईएमएफ में संबंध होता है Eb = P/2 × EP, Eb = EP, EP = P/2 EB नन। तो बच्चों पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। तो बच्चों आज मैंने आपको लगभग 60 क्वेश्चन MCQs डीसी जनरेटर के कराए हैं। कोशिश करिएगा इन MCQs को देखिए, समझिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करा करिए, जिससे मुझको मनोबल मिले। थैंक यू।
हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल TG2 अड्डा में स्वागत है। आज मैं आप लोगों जो इलेक्ट्रीशियन के सेकेंड ईयर के बच्चे हैं उनके लिए मैं DC जनरेटर से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चंस आपके CBT एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से। कोशिश करिएगा पूरा वीडियो देखें, ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, चाहे आपका CBT एग्ज़ाम हो चाहे आपका कोई भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम हो। DC जनरेटर में EMF का मान गणना करने का सूत्र है, ठीक है। देखिए EMF के बारे में की बातें जानते हैं। देखिए जो आपका, ठीक है, तो बच्चों इसमें तो आंसर आपका पहला बिल्कुल सही है, Eg = 5ZPM/60, ठीक है। इसमें आंसर क्या होगा, Eg = 5ZPM/60, ठीक। अब देखिए ये जो आपका EMF होगा, आर्मेचर की बात करें तो जो आपका EMF होता है ये बेटा आर्मेचर में डेवलप होता है। क्या होता है, आर्मेचर में डेवलप होता है। ये क्या होता है, AC होता है। क्या होता है, AC होता है, ठीक है। AC EMF होता है। इसकी जो प्रॉपर्टी होती है बेटा वो क्या होती है, AC होती है, ठीक। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग DC में कन्वर्ट करते हैं, AC से DC में कन्वर्ट करते हैं। किसके द्वारा, कम्यूटेटर के द्वारा। किसके द्वारा, कम्यूटेटर के द्वारा, ठीक, कम्यूटेटर के द्वारा, ठीक। और जो इसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है Eg = 5ZPM/60A, ठीक। ये आपका EMF है, ठीक। अब देखिए दो वाइंडिंग होती है, एक होती है आपकी लैप वाइंडिंग, एक होती है आपकी वेव वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग में क्या होता है, A = P होता है, ठीक। तो यहाँ पे जो EMF का फॉर्मूला होगा बेटा वो होगा Eg = P और एक कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5ZN/60A। और क्या होता है कि जो वेव बाइंडिंग होती है, उसमें EMF A = 2 होता है। तो आपका EMF का फॉर्मूला हो जाएगा, अगर वेव बाइंडिंग होगी तो Eg = 5ZPM/120, ठीक। अच्छा, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है, ब्रश को बनाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग होता है, ठीक है। तांबे का होता है, लोहे का होता है, कार्बन का होता है और नन का होता है। देखिए क्या होता है, अब देखिए ब्रश की बात कर रहा है तो देखिए ब्रश का काम पहले समझिए क्या होता है। ब्रश जो होता है आपका, ये कम्यूटेटर से कनेक्टेड होता है, कम्यूटेटर से कनेक्ट होता है, ठीक है। और कम्यूटेटर किसका बना होता है, ये बना होता है हार्ड रॉक कॉपर का, हार्ड रॉक कॉपर का। इसका क्या काम है, कम्यूटेटर का AC को DC में बदलना, ठीक। और इसको हम मैकेनिकल रेक्टिफायर भी कहते हैं, मैकेनिकल रेक्टिफायर, ठीक। अच्छा, अब ये क्या करता है, कम्यूटेटर से धारा लेता है और बाहरी सर्किट को धारा पहुंचाता है, बाहरी सर्किट को
सर्किट को धारा देता है, धारा प्रदान करता है। बाहरी सर्किट को धारा प्रदान करता है। अब आती है बारी की किसका बना होता है। तो बेटा ये आपका दो से बना होता है, एक होता है आपका कार्बन और एक होता है आपका ग्रेफाइट। ठीक, तो बच्चों इसमें क्या दिया आपका, कार्बन दिया है, तो बेटा इसमें आंसर क्या होगा आपका, कार्बन। ठीक, नोट कर लीजिए। अब बच्चों देखिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे कई क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। कह रहा है आर्मेचर का निर्माण किससे किया जाता है, सिलिकॉन स्टील से, कास्ट आयरन से, कास्ट स्टील से, कॉपर ब्रॉन्ज से। तो देखिए आर्मेचर जो होता है, ठीक है, आर्मेचर ये रोटेटिंग पार्ट है। क्या है, रोटेटिंग पार्ट, रोटेटिंग पार्ट, क्या आपका ये रोटेटिंग पार्ट है। ठीक, बेटा किसका बना होता है, सिलिकॉन स्टील का, सिलिकॉन स्टील। सिलिकॉन स्टील का प्रयोग कर करते हैं सैथिल हानियों को कम करने के लिए। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, सैथिल हानियों को कम करने, सैथिल हानियों को कम करने के लिए हम सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं। और इनकी जो पत्तियों की मोटाई होती है वो होती है 0.35 mm से 0.50 mm होती है। ठीक, अब इनको क्या करते हैं बेटा, लैमिनेट करते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जहाँ पे लैमिनेट की बात आए तो आप लोग आंख मूंद कर किस पे लगाएंगे, ईडीकरण लॉस, ईडीकरण लॉस। ईडीकरण लॉसेस को कम करने के लिए हम इन कोर को क्या करते हैं, लैमिनेट करते हैं। ठीक, जो आपका फास्फर बॉन्ड है ये आपका स्लिपरिंग स्लिपरिंग बनी होती है। जो स्लिपरिंग होती है बेटा, स्लिपरिंग क्या होती है, आपकी एसी में यूज होती है, एसी मोटर्स में आपकी स्लिपरिंग यूज होती है। ठीक है, ये क्या करती है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करती है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करती है। ठीक, अब आते हैं आपका कास्ट आयरन और कास्ट स्टील। इससे बनता है आपका योग, योग माने बॉडी। ठीक, ये क्या होता है, बड़ी मशीन के लिए होता है कास्ट स्टील, बड़ी मशीन, और ये होता है आपका छोटी मशीन। नोट कर लीजिए। हाँ, कभी कभी आपसे सैथिल हानियों का फॉर्मूला क्या होता है, कभी कभी आपसे सैथिल हानि का फॉर्मूला पूछ देता है। तो ये होता है WH = KH Bmax की पावर 1.6 Fe। ये आपका सैथिल हानि का फॉर्मूला है। और जो आपका एडी करंट का फॉर्मूला है बेटा वो होता है WE = KE Bmax स्क्वायर F स्क्वायर T² V। ये आपका सैथिल हानि का फॉर्मूला है, नोट कर लीजिए, सॉरी एडी करंट लॉसेस का फॉर्मूला है। अब बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में कौन सा जनरेटर कार्य करता है, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर, शंट जनरेटर, सीरीज जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर। देखिए जो आपका सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर होता है बेटा, इसमें आंसर क्या होगा आपका, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। ठीक, ये क्या होता है, इसकी जो फील्ड का एक्साइटेशन होता है, फील्ड एक्साइटेशन, फील्ड एक्साइटेशन
एक्साइटेशन एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा करते हैं, एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा। तो बच्चों का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। आज चलिए इसका हम लोग थोड़ा फिगर देख लेते हैं, डायग्राम। तो ये आपका क्या होगा? फील्ड हो गई और यहाँ पे एक्साइटेशन कर रहे हैं दूसरे सोर्स के द्वारा। दूसरे सोर्स के द्वारा क्या मतलब आपकी बैटरी भी हो सकती है, टरबाइन भी हो सकता है, और ये आपका आर्मेचर हो गया। ठीक, ये आपका क्या होगा? ये आपकी आईओ करंट हो गई, ठीक है, और ये आपकी आर्मेचर करंट हो गई। ये आपका आरएफ हो गया, ये आपका आरए हो गया, ये आपका इन्वर्ट हो गया, ठीक, ये आपका लोड हो गया, ठीक। अब आता है शंट जनरेटर। शंट जनरेटर देखते हैं। जो आपका शंट जनरेटर होता है बेटा, उसका जो सर्किट डायग्राम आपका ऐसे होगा। शंट माने क्या होता है? समांतर। शंट माने समांतर। समांतर मतलब क्या? इसमें जो फील्ड वाइंडिंग होगी वो आपके आर्मेचर के समांतर होगी। ये आपकी फील्ड वाइंडिंग हो गई और ये आपका आर्मेचर हो गया। ये आपकी होगी शंट। इसमें जो क्या होता है? मोल्टन्स होते हैं। क्या होते हैं? मोल्टन्स। और पतले तारों का प्रयोग करते हैं, जिससे पतले तारों का प्रयोग करते हैं, ठीक। और ये आपका क्या होगा? ये हो गया आपका EMF, ये आपका RL हो गया, ठीक। ये आपकी आर्मेचर करंट हो गई, ये आपकी शंट करंट हो गई, ये आपकी लोड करंट हो गई। अब आते हैं सीरीज जनरेटर। सीरीज जनरेटर क्या होता है बेटा? मतलब इसमें आपकी आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज में आपकी फील्ड वाइंडिंग लगी होगी। मतलब ये आपका क्या हो गया? फील्ड वाइंडिंग हो गया। ये आपका आर्मेचर हो गया। इसी के सीरीज में हमने फील्ड वाइंडिंग लगा दी। ये आपका RL हो गया, ये आपका RSC हो गया, या प्लस माइनस EMF जी, ये आपका RA, ये आपकी आर्मेचर करंट, ये आपकी सीरीज करंट और ये आपकी लोड करंट, ठीक। देख लीजिए। अब देखिए एक बात और बता देते हैं। सबसे अच्छा वोल्टेज रेगुलेशन आपका शंट का होता है। बेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन, बेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन। और सबसे पुअर किसका होता है? इसका होता है पुअर वोल्टेज रेगुलेशन। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इनका प्रयोग कहाँ है? इनका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? क्रेन्स में करेंगे, हॉइस्ट में करेंगे, ठीक। इसका एज अ बूस्टर यूज करते हैं, एज अ बूस्टर। इसका एज अ बूस्टर प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग बैटरी चार्जिंग और कहाँ यूज करेंगे? इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। इसका प्रयोग ज्यादा अब नहीं होता, ठीक। बहुत पहले होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है डीसी जनरेटर में वेव वाइंडिंग की विशेषता है। देखिए आपकी जो वाइंडिंग होती है, दो होती है, इसमें यूज करते हैं हम लोग। एक होती है आपकी लैप वाइंडिंग, एक होती है आपकी वेव वाइंडिंग।
एक आपकी लैप बाइंडिंग, एक आपकी वेव। लैप बाइंडिंग में क्या होता है, ए बराबर पी होता है, और इसमें क्या होता है, ए बराबर 2 होता है। समांतर पथ जो होते हैं फोर्स के बराबर होते हैं इसमें, और इसमें 2 होते हैं। लैप बाइंडिंग कहाँ प्रयोग करेंगे, जहाँ पे हमको हाई करंट चाहिए, हाई करंट और लो वोल्टेज। जहाँ पे हमको हाई करंट और लो वोल्टेज चाहिए वहाँ पे हम लोग लैप बाइंडिंग का प्रयोग करेंगे, और जहाँ पे हमको हाई वोल्टेज लो करंट, वहां पे हम लोग क्या करेंगे, वेव बाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब देखिए वेव बाइंडिंग ईएमएफ और वेव लैप बाइंडिंग ईएमएफ में कुछ रिलेशन होता है। तो ईवी मतलब वेव बाइंडिंग का ईएमएफ इक्वल टू होगा P/2 इंटू लैप बाइंडिंग करंट। ये भी आपको पता होना चाहिए, इसमें से क्वेश्चन आपसे पूछ देता है। या इलेक्ट्रिकल डिग्री इक्वल टू P/2 इंटू मैकेनिकल डिग्री, ये भी आपको पता होना चाहिए। या रेजिस्टेंस ऑफ वेव बाइंडिंग इक्वल टू P/2 का होल स्क्वायर इंटू ईएमएफ ऑफ लैप बाइंडिंग। ये आपका रेजिस्टेंस का रिलेशन है। ये तीनों रिलेशन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये कंपटीशन के एग्जाम में पूछा गया है और आपके सीपीटी एग्जाम में भी पूछ सकता है। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि कम वोल्टेज, ठीक है, और हाई करंट डीसी मशीनों के लिए ब्रश किसके बनाए जाते हैं, एल्युमिनियम के, कॉपर के, आयरन के, नन के। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका, कॉपर। क्या होगा, जब हमको लो वोल्टेज हाई करंट होता है तो हम लोग कॉपर का ब्रश बनाते हैं। ठीक है, अगर आपका कार्बन का ब्रश बना होगा और अगर आपका ग्रेफाइट का बना होगा। बहुत अच्छी चीज बताने आ रहे हैं आप लोगों को। तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप 1 वोल्ट लेंगे और उसका लेंगे 0.5 वोल्ट। ये अभी आपको पता होना चाहिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखिए कह रहा है कि एक 6 पोल डीसी मशीन के आर्मेचर में डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग है, इस मशीन में कितने समांतर पथ होंगे। देखिए एक होती है सिंप्लेक्स, एक होती है आपकी सिंप्लेक्स लैप बाइंडिंग, ठीक है। एक होती है आपकी डुप्लेक्स, एक होती है आपकी ट्रिप्लेक्स लैप बाइंडिंग। सिंप्लेक्स में क्या होता है, ए बराबर टी होता है, मतलब जो समांतर पथ होंगे वो कोस के बराबर होंगे। ठीक, और डुप्लेक्स में क्या होता है, ए बराबर 2p होता है। ठीक, और ट्रिप्लेक्स में ए बराबर 3p होता है। यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, डुप्लेक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 गुणे पोल कितने बेटा, 6 पोल है, 2 2 6 12, तो कितने समांतर पथ हो जाएंगे आपके, 12। यही आपका राइट आंसर है।
देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ये आपके नए क्वेश्चन हैं, क्योंकि जो आपके निम्न के क्वेश्चंस हैं उनमें कुछ अपडेशन किया गया, मतलब उसमें कुछ नए क्वेश्चन जोड़े गए हैं। अभी तक जो बच्चे आपके सीबीटी एग्ज़ाम दे रहे थे उनमें निम्न के क्वेश्चन आते थे और वो पढ़ के पास होते हैं, लेकिन अब जो है उसमें कुछ नए नए क्वेश्चन अपडेट हो रहे हैं, ठीक है। इसलिए मैं जो आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ वो आपके नए क्वेश्चन हैं, ठीक है। और अगर आपको निम्मी के एमसीक्यूज पढ़ने हैं उनको भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस आपके आएंगे। तो निम्मी के क्वेश्चंस का मैंने वीडियो अपने प्लेलिस्ट में डाला है, आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कम्यूटेटर का विद्युत रोधन होता है, जो आपका कम्यूटेटर होता है वो किसका, उसका जो मतलब इंसुलेशन जो किया जाता है वो किससे किया जाता है? माइका से किया जाता है, वार्निश से किया जाता है, तेल से किया जाता है, नन। तो देखिए माइका को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अभ्रक या अभ्रक, अभ्रक, ठीक। अब पहले देख लेते हैं कम्यूटेटर होता क्या है, ठीक। देखिए जो कम्यूटेटर होता है कम्यूटेटर को हिंदी में बोलते हैं दिक् परिवर्तक, दिक् परिवर्तक, दिक् परिवर्तक कहते हैं, ठीक, दिक् परिवर्तक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैकेनिकल रेक्टिफायर। क्या बोलते हैं? मैकेनिकल रेक्टिफायर, ठीक है। ये क्या करेगा? एसी को डीसी में बदलता है, इसमें डीसी जनरेटर में, ठीक। और डीसी को भी एसी में बदलता है, इसमें करेगा या पर डीसी मोटर में करेगा, ठीक है। बना किसका होता है? हार्ड रॉक कॉपर का। अब आते हैं इंसुलेशन की बात। इंसुलेशन जो है आपका माइका से किया जाता है, माइका से या अभ्रक। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा? माइका या अभ्रक। नोट कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है आर्मेचर रिएक्शन का क्या प्रभाव, कम्यूटेटर पे स्पार्किंग होगी, ईएमएफ में कमी होगी, आयरन लॉसेस में वृद्धि होगी, नहीं। तो देखिए आर्मेचर रिएक्शन होता क्या है। देखिए आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है कि जब आर्मेचर का फ्लक्स, ठीक है, जब आर्मेचर का फ्लक्स मेन फ्लक्स पे अपना प्रभाव डालता है, ठीक। आर्मेचर जो आपका आर्मेचर फ्लक्स होगा, आर्मेचर फ्लक्स, ये क्या करती है? मेन फ्लक्स पे प्रभाव डालती है, मेन फ्लक्स पर प्रभाव, इसी को हम लोग बोलते हैं आर्मेचर रिएक्शन। क्या बोलते हैं? आर्मेचर, इसी को बोलते हैं हम लोग आर्मेचर रिएक्शन, ठीक। आर्मेचर रिएक्शन को दूर करने के दो मेथड हैं। हम लोग क्या करते हैं? इंटरपोल्स का प्रयोग करते हैं और कंपनसेटिंग बाइंडिंग का प्रयोग करते हैं, कंपनसेटिंग
बाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक, ओके। आर्मेचर रिएक्शन भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका क्रॉस मैग्नेटाइजिंग और एक होता है आपका क्रॉस होता है और एक और होता है, इसमें ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक है, अब इससे क्या होगा, जो आपका जो ईएमएफ उत्पन्न होता है आर्मेचर में, जो आपका ईएमएफ उत्पन्न होगा वो क्या होगा, उसमें कमी आ जाएगी। ये किसके कारण होता है, आर्मेचर रिएक्शन प्रभाव के कारण होता है। देखिए आज के लिए लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आर्क वेल्डिंग में किस जनरेटर का प्रयोग होता है। शंट जनरेटर का करेंगे, सीरीज जनरेटर का करेंगे, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर करेंगे, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का करेंगे। तो देखिए शंट जनरेटर का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं बैटरी चार्जिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक। सीरीज जनरेटर का प्रयोग डीसी ट्रांसमिशन लाइन में करते हैं, डीसी ट्रांसमिशन लाइन में बूस्टर की तरह एज अ बूस्टर का प्रयोग करते हैं। आर्क वेल्डिंग में इसका प्रयोग करते हैं, डिफरेंशियल का आर्क वेल्डिंग। ठीक, इसमें बाइंडिंग कौन सी होती है, आपकी लैप बाइंडिंग होती है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो आपका डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर है उसमें बाइंडिंग कौन सी होती है, तो उसमें लैप बाइंडिंग होती है, जिसमें क्या होता है, मोर करंट। ठीक, कॉम्युलेटिव का प्रयोग हम लोग एलिवेटर्स में करते हैं। ठीक, नोट कर लीजिए। तो बच्चों आज मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाए हैं, इन क्वेश्चंस को कोशिश करिएगा पूरा देखिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे आपकी सीबीटी एग्ज़ाम की बढ़िया से तैयारी हो सके और 100 में 98 नंबर आप पा सकें। थैंक यू।